बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। नाजरीन, एवरी थर्सडे ऑन वीनस टीवी 8 to 9 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो यूके लॉ विद रियाज गुल। नाजरीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन लॉ, फैमिली लॉ, कन्वेंसिंग, लिटिगेशन, पर्सनल क्लेम या किसी भी लॉ से मुतल्लक आपको एडवाइस चाहिए या अपडेट चाहिए तो आप हमें कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारा ईमेल एड्रेस आपको उसकी भी नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको डिटेल के साथ या कोई कॉन्फिडेंशियल एडवाइस चाहिए तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ। तो बढ़ते हैं आज की फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी असल में मैंने अप्लाई किया था अपनी मिसेज के साथ, उनके पास है डिस्क्रिप्शन लीव 3 साल की। ठीक। तो एक बेटी भी है मेरी छोटी 4 साल की, तो उसके बिहाफ पे मैंने अप्लाई किया था। उन्होंने मुझे रिफ्यूज कर दिया था ना। उन्होंने ठीक। कहा था कि आपकी मिसेज के पास इंडेफिनेट लीव टू रिमेन नहीं और आपकी बच्ची ब्रिटिश नहीं, इस ठीक। वजह से आप जो है ना आपको नहीं बनता अभी। ठीक। तो फिर अभी दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए डाला था, तो अभी उन्होंने एक प्री एक्शन प्रोटोकॉल का जो है वो रिफ्यूज करके भेजा है। ठीक। तो उसके बाद फिर उन्होंने साथ एक फॉर्म भी भेजा है। कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद एक और लेटर आया जिसमें एक फॉर्म है जिसमें IS-15A और IS-76 जो उन्होंने कहा है कि फिल करके हमें भेजें। तो प्लीज आप इसके लिए मुझे बता दें कि ये कितना हेल्पफुल है और मुझे और आगे क्या करना चाहिए। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। आपने अप्लाई किया कि उसके डिपेंडेंट बनना जो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन लीव पे है। इसका जो आपकी मिसेस को वीज़ा मिला है उनको भी आउट ऑफ द इमिग्रेशन रूल्स, उनके सर्कमस्टांसेस या उनके हालात की वजह से उसको वीज़ा मिला है। इसलिए अगर किसी को खुद डिस्क्रिप्शन लीव मिले तो उसके डिपेंडेंट के लिए वीज़ा अप्लाई करना में वो दुश्वारी आती है, वो प्रॉब्लम पैदा करते हैं। और कोई ऐसी, जब तक कोई ऐसी कोई ख़ास रीज़न ना हो। लेकिन क्योंकि वो उनकी बात ठीक है, आपकी वाइफ के पास भी और आप उनकी बच्ची के पास भी, दोनों के पास कोई यहाँ पे इंडेफिनेट या ब्रिटिश नेशनलिटी या कोई सेटलमेंट वीज़ा नहीं है, तो इसलिए वो आपको कंसिडर नहीं किया। आप लोगों ने उसको प्री एक्शन प्रोटोकॉल कर दिया, वो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन द फैक्ट ये है कि अगर आपके केस को रिफ्यूज़ हुए हों और उसके बाद आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाएँ, लेकिन आपने अगर जुडिशियल रिव्यू करना है तो आपके पास 3 माह होते हैं, आपका वो प्री एक्शन प्रोटोकॉल एक्सेप्ट हो या रिफ्यूज़ हो। लेकिन जिस दिन से आपका केस रिफ्यूज़ हुआ था उसे 90 डेज़ के अंदर अंदर आपके पास राइट है कि आप जुडिशियल रिव्यू या अपर ट्राइब्यूनल में जाके अपना केस फाइट कर सकें। आप चेक करें, अपने सोलिसिटर से बात करें कि वो क्या आगे केस को लेके जाना चाह रहे हैं या नहीं, या क्या रीजंस है, या किसी सोलिसिटर को मिले ताकि वो आपको एडवाइस कर सकें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाई मेरा सवाल थोड़ा सा लंबा है, प्लीज मुझे ये समझा देना आप प्लीज। ठीक। अच्छा, मैं 2007 में आया था इधर और मैंने लास्ट ईयर पोलिश नेशनल से शादी की थी, ठीक है, इस्लामी शादी। और मैंने केस अप्लाई किया था और उन्होंने ना मेरा रिफ्यूज कर दिया था और मेरा फिर मैंने ना अपील, मुझे राइट ऑफ अपील दिया था मैं फर्स्ट टाइम में। ठीक। मेरी अपील चल रही थी और मैंने शादी जो है रजिस्टर करने की स्कॉटलैंड में कोशिश की, उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया था उधर से। वो बोलते हैं कि जेन्युइन रिलेशन नहीं है और होम ऑफिस ने भी ये ऑब्जेक्शन लगाया था कि ये रिलेशन जेन्युइन नहीं है, ये ड्यूरेबल रिलेशन नहीं है। तो मेरी जब मुझे उसे पकड़ा, मुझे उन्होंने फिर बेल के ऊपर छोड़ दिया था तकरीबन 13-14 दिन बाद। लास्ट वीक मेरी 2-3 वीक पहले मेरी कोर्ट हेयरिंग थी और उन्होंने मुझे बोला था कि 2 वीक बाद हम आपको विद इन 2 वीक के अंदर आपको हम इसका डिसीजन देंगे। वो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल ये है कि क्या वो मुझे कितना टाइम लगाएंगे और क्या ये मुझे वीजा देंगे, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं था जो वो शोका से रिलेशन है नहीं है और ऐसा कोई। आपका सवाल मुझे समझ आ गया। आप आंसर सुने टीवी पे। आपका केस अप्लाई किया, रिफ्यूज हो गया, कोर्ट में गए, हियरिंग हुई, 2 वीक पहले हियरिंग हुई है। अब वो किसी वक्त भी जो जज है वो अपनी डिटर्मिनेशन, जिसको जज डिसीजन बोलते हैं, वो आपको मिल जाएगा। आपको या आपके सोलिसिटर को इन राइटिंग में वो इन्फॉर्म कर देंगे। हमेशा कोर्ट में जब जो डिसीजन आते हैं वो डिपेंड करता है कि जो इंटरव्यू किया गया था आपसे या आपकी मिसेज से,
या होम ऑफिस ने जो क्वेश्चन पुट किए थे आपसे, जो क्रॉस एग्जामिनेशन हुई है उसमें आपके आंसर क्या थे। अगर पहले किसी बात पे वो मुतमिन थे या नहीं थे, जो आपके सोलिसिटर ने या आपके बैरिस्टर ने जो सबमिशन दी हैं, जो उसने अपनी फाइंडिंग दी कि मैं ये कहता हूँ कि मेरा जो क्लाइंट है उसका रिलेशनशिप जेन्युइन है, उसके खिलाफ ये प्रूफ्स हैं, उसके अगेंस्ट ऐसे ही होम ऑफिस ने जो ऑब्जेक्शन लगाए, अगर तो वो आपने वहाँ पे उसको एड्रेस कर दिया, जस्टिफाई कर दिया और आपके दोनों के बयान या दोनों की स्टेटमेंट सेम थी, मुझे लगता है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन अगेन अब वेट करें, क्योंकि 2 वीक हो गए हैं, होपफुली 2 वीक के अंदर कोई ना कोई डिसीजन आ जाएगा। मेरा ख्याल कोई गेस करना मेरे लिए शायद मुश्किल होगा। वेट करें, आपको या आपके सोलिसिटर को जो कोर्ट हैं वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं स्टूडेंट था और B2 पे मैंने एक्सटेंशन करवाई है 2-3 बार, पर अभी मेरे 10 ईयर पूरे हो चुके हैं सर। और मैंने अभी पेपर दिया था इंग्लिश का, पर B1 नहीं आया इस टाइम। और मेरे को प्लीज बताइए कि ये B1 चलेगा 10 ईयर की जो लॉन्ग रेजिडेंसी पे ILR अप्लाई करना है, या मेरे को फिर दोबारा पेपर दूं B2 ही देना पड़ेगा इसके लिए भी? ठीक। जो लाइफ इन यूके के जो इसके लिए इंडेफिनिट के लिए 2 रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपने यूके से लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना है और उसके साथ साथ जो आपका इंग्लिश का सर्टिफिकेट है वो इक्विवेलेंट टू द B1 होना चाहिए। अगर आपने B1 पास कर लिया है और उस पर क्योंकि ईसोल के B1 पे कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती तो ये वैलिड होगा आपकी एप्लीकेशन के लिए। लेकिन अगर आपने कोई यूके से 3 साल की डिग्री या मास्टर कर लिया है तो वो भी फिर आपको शायद ये जो भी सर्टिफिकेट्स हैं ये एग्जेम्प्ट हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी कैटेगरी, कौन से डॉक्यूमेंट्स आप साथ अटैच कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि मैं स्टूडेंट वीजे पे हूँ यहाँ पे, और मैंने रिसेंटली ये जनवरी में अपनी एक्सटेंशन के लिए वीजा अप्लाई किया था, स्टूडेंट जनरल स्टूडेंट का ही, लेकिन वो वीजा जनरल ग्राउंड्स पे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था और अपील का राइट मुझे मिला था। तो मैंने राइट ऑफ अपील वो एक्सेप्ट किया और उस पर मैं गया कोर्ट में, ओरल हियरिंग थी बैरिस्टर के साथ, तो वो अपील मेरी उन्होंने अलाउ कर दी थी और मुझे वो लेटर मिल गया था और कोर्ट ने वो जो रिवार्ड का बोला था वो भी होम ऑफिस ने मुझे 140 पाउंड दे दिए थे। ठीक। अब मेरा सिचुएशन ये है कि जो कॉलेज था जिसके साथ मैंने वो एडमिशन लिया था वो कॉलेज रिवोक हो गया था इस अपील के दौरान। ठीक। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, या होम ऑफिस का किस तरह मुझे वो लेटर आएगा या मुझे खुद उनसे कांटेक्ट करना है? ये हियरिंग से पहले आपका कॉलेज था या रिवोक हो गया था? नहीं, उस वक्त ये सस्पेंड था जब मेरी हियरिंग हुई है, लेकिन हियरिंग के बाद कुछ दिनों के बाद जब मुझे लेटर मिल गया तो उस वक्त वो कम्प्लीटली रिवोक हो गया। ठीक। आपके पास बिल्कुल राइट है कि आप अपने जो होम ऑफिसर को लेटर लिखें कि ये मेरा केस था, एप्लीकेशन डाली, रिफ्यूज़ हो गई, कोर्ट में गए, कोर्ट ने जो अपील है मेरी फेवर में अलाउ कर दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब मेरा कॉलेज रिवोक हो गया। कुड यू प्लीज़ इशू मी द 60 डेज नोटिस? क्योंकि 60 डेज नोटिस इसलिए रिक्वायर्ड है कि जब वो होगा तो तभी आपको कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको कैसेट इशू करेगी। तो आप उनको लेटर लिख सकते हैं, बजाय इसके कि आप इसकी जो डिटर्मिनेशन है या वीज़े का वेट करें। वीज़ा तो फिर अगर वीज़ा लगाना होगा तो 2 चॉइसेस हैं, या तो आप होम ऑफिस को लेटर लिखें कि प्लीज़ हमें सिटीजन नोटिस दें ताकि मैं अपना कैसेट अरेंज कर सकूँ, या फिर आप होम ऑफिस को लेटर लिखें कि मेरी अपील अलाउ हो चुकी है लेकिन मैं उस वक्त तक कोई कैश लेटर या कोई कॉलेज मुझे ऑफर लेटर नहीं दे सकता जब तक आप मुझसे रिक्वायर नहीं करते। अगर इन दोनों सूरतों में वो खुद आपसे मांगें कि प्लीज़ हमें अपना न्यू कैश लेटर दो, हम आपको वीज़ा लगा दें, या 60 डेज़ का नोटिस मिले, इन दोनों सूरतों में आप अपनी जो Tier 4 है उसको रेगुलेट कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। हेलो। हेलो जी फरमाइए। हेलो जी, मेरे एक सवाल है आपसे। जी ऊंची बोले, थोड़ा सा आवाज़ कम आ रही है आपकी। जी हेलो जी, हाय। एक्चुअली मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। जी फरमाइए। एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड ने हमने पहले एज ए अनमैरिड पार्टनर केस लाया था। ठीक। उसके पास इधर कोई स्टेटस नहीं है। ठीक। और फिर उन्होंने 1 साल बाद उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। हमने राइट ऑफ अपील मांगी। ठीक। अपील पर हमें हियरिंग डेट आई थी, हाँ। बट फिर उन्होंने 1 दिन पहले ही होम ऑफिस ने विड्रॉ कर लिया अपील। कह रहे हमें डिसीजन पे री डिसाइड करना।
तो अभी 3 वीक हो गए, नियरली मंथ हो गया, अभी उनका कोई जवाब नहीं आया। ठीक। उन्होंने फिर फिंगरप्रिंट वगैरह मेरे हस्बैंड के भेजे है, जैसे चाहिए उनको, ठीक। बायोमेट्रिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। नाजरीन, एवरी थर्सडे ऑन वीनस टीवी 8 to 9 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो यूके लॉ विद रियाज गुल, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाजरीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पर नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कोई डिटेल या कॉन्फिडेंशियल एडवाइस चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ। हमेशा की तरह हमारी एडवाइस होती है कि जब आप कॉल करें अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें, उसको म्यूट पे कर लें या आप दूसरे रूम में चले जाएं, ताकि मेरे और आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना आए और हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉल ले सकें। तो नाज़रीन, बिला वक्त ज़ाय किए हुए बढ़ते हैं आज की फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा सवाल है कि मैंने टीयर 4 की एप्लीकेशन की थी। ठीक है। और वो उन्होंने इनवैलिड कर दी, बोले कि तुम्हारी फी नहीं पे हुई। ठीक। एक्चुअली फी वाज पेड ऑन टाइम एंड देन मैं उनको वही पैकेज दोबारा वापस भेज दिया, साथ में कवरिंग लेटर लगा के और फीस फर्दर वाज प्रूफ पेड और लगा फीस के। वाज नॉट पेड। नो, उन्होंने बोला कि फी नहीं पेड है, पर मैंने उनको जब इनवैलिड करके भेजी ना उन्होंने मेरी एप्लीकेशन में, वही पैकेज उनको दोबारा वापस भेज दिया, साथ में प्रूफ लगा के और कवरिंग लेटर लगा के फी वाज पेड ऑन टाइम। सो आफ्टर दैट उन्होंने वो ये बात एक्सेप्ट कर ली कि फी टाइम पे पेड होगी, पर उन्होंने रिफ्यूज करके भेज दी। और फिर उन्होंने बोला कि जो आपने दोबारा एप्लीकेशन की है उस समय आपके पास वीजा नहीं था, तो उसके बाद उन्होंने राइट ऑफ अपील भी नहीं दिया। तो इसके लिए भी क्या कर सकता हूँ सर, क्योंकि इसमें तो कभी कोई मेरा फॉल्ट भी नहीं है और फी वाज एक्चुअली पेड। जी हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक। अगर आपने एप्लीकेशन की थी और आपके जो तमाम, जैसे आपने कहा कि आपकी फ़ीस पेड हो गई थी और उन्होंने रॉन्गली या एरर में से मिस्टेक की है कि नो जी आपकी पेमेंट पे नहीं हुई, वापस कर दी, और आपने फिर उनको प्रूफ दे दिया कि देखो जी मैंने पेमेंट हो गई है, मेरे अकाउंट से निकल गए हैं, तो आप क्यों नहीं कह रहे पेड हुई। तो यस, अगर आपको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और बाकी तमाम चीज़ें मानते हैं, मैटर्स पूरे हैं, तो बिल्कुल आपके पास राइट है। अगर आपकी एप्लीकेशन विदाउट राइट ऑफ अपील उन्होंने डिसाइड किया है तो आप इसको बिल्कुल हाई कोर्ट में जाके, सुप्रीम ट्राइब्यूनल में जाके GR उसको चैलेंज करें और उनको बताएं कि मेरा फॉल्ट नहीं है, मैंने जब अप्लाई किया था, आई मेड इनिशियल एप्लीकेशन वाज मेड इन टाइम, ऑन टॉप ऑफ दैट द पेमेंट हैज़ बीन मेड। तो ये इसका मेरे पास प्रूफ है, इन्होंने पहले प्रॉपरली कंसिडर नहीं किया एंड व्हेन आई रीअप्लाई विद इन अ सर्टेन टाइम, तो उनको भी अब उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को तो बाकी चीज़ें मान ली हैं। अब वो ये कहते हैं कि द डे यू मेड एप्लीकेशन यू वाजंट बी हैव अ वैलिड लीव टू रिमेन इन द UK। तो ये दोनों चीज़ें हैं, ये इनका कंट्राडिक्शन है होम ऑफिस की तरफ से। आप इनको चैलेंज कर सकते हैं। लॉ ये कहता है कि जब भी आप कोई केस करें और अगर वो रिफ्यूज़ हो विद राइट ऑफ अपील, तो आप उसका अपील का जो राइट है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका केस रिफ्यूज़ हो विदाउट राइट ऑफ अपील, तो बिल्कुल कोई और ऑप्शन नहीं होती सिवाय इसके कि आप उनको रिकन्सिडरेशन करें या उनको लेटर बिफोर एक्शन, जिसको ऑपरेशन प्रोटोकॉल बोलते हैं, वो करते हुए आप उनको GR में ले जाएं। ये दो ही ऑप्शन होती हैं, इसलिए बेस्ट होगा डिस्कस करें और उसको GR में जाएं, ताकि अगर आपकी तमाम चीज़ें पूरी हैं तो उनको कंसिडर करना पड़ेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, एक्चुअली 2 क्वेश्चन है मेरे आपसे। पहले भी मैंने टीवी पे किए, लेकिन मुझे तसल्ली बख्श जो है जवाब नहीं मिल सका। कोशिश करूंगा कि आपकी मुतमिन हो सके। जी आप जी फरमाइए। वो जरा डिटेल से फिर आप बताइएगा तो हो सकती हूँ। अच्छा, पहला मेरा ये सवाल है कि यहाँ पर अगर कोई किसी ने शादी करनी हो, किसी दूसरी कंट्री से है लेकिन ब्रिटिश पासपोर्ट है उनके पास, और वो पाकिस्तान जाके शादी नहीं करना चाहते, वैसे स्काइप पे फोन पे बात होती है, लेकिन वो किसी भी वजह से बोला कि ऐसे हमारे हालात हैं कि वो जाना नहीं चाहते वहाँ पे। अब क्या सवाल ये है कि क्या फोनी जो निकाह है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं? राइट, निकाह तो बाद में, मैं फियांसी वीजे के मुतालिक पूछ रही हूँ कि बगैर शादी के वो इधर आ सकते हैं, आ सकती है, या उनकी जो जिससे वो शादी करना चाहते हैं वो इधर आ सकती है बगैर शादी किए हुए, यानी कि यहाँ पे आके वो जो फियांसी वीजा होता है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और वहाँ से इंग्लिश टेस्ट जो है उनको करना पड़ेगा, और यहाँ पर वो DLA लेते हैं।
और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि मैं अपनी सिस्टर को स्पॉन्सर करना चाहती हूँ यहाँ पर, और पहले किया था, मेरे पास उस वक्त लिमिटेड वीजा था, अब मेरे पास इंडेफिनिट लीव है। तो मेरी जो सिस्टर हैं उनके पास प्रॉपर्टी थी, उनका घर था जो उन्होंने सेल कर दिया, उनके हस्बैंड काम नहीं करते हैं, वो हाउस वाइफ हैं। और मुझे बताएं कि वो उनको क्या वहाँ पे शो करना है कि वो इधर विजिट वीजे पे इधर आ सकें। दो हफ्ता के लिए आना चाहती हूँ, और इधर से मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं अपनी सिस्टर को। आपकी कॉल का शुक्रिया मैडम। आपके 2 सवाल हैं, शायद जैसे आपने कहा कि आप मुतमिन नहीं, इसका सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल मैं बता सकता हूँ, आप उस पर फ़ोन पे शायद या लाइव प्रोग्राम जा रहा है तो इस पर डिटेल में मैं ना जा सकूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, फैंसी वीज़ा यस, हर बंदे के पास राइट है, दोनों सूरतों में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने शादी की हो तो एज ए स्पाउस डिपेंडेंट आप आ सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि बिल्कुल कोई भी जो ब्रिटिश नेशन है अगर वो किसी भी कंट्री से अपने फियांसी को स्पॉन्सर करना चाहे तो बिल्कुल वो कर सकता है। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि जब आप शादी करके आते हैं तो कम से कम जो एक पार्ट है सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट वो काफ़ी मुतमिन कर देता है कि यस आप रिलेशनशिप को डील कर सकते हैं या मीट कर रहे हैं। लेकिन अगर फैंसी वीज़ा है तो उसमें काफ़ी सारा कैसे हुए, कौन सा कॉन्टैक्ट्स हैं, कैसे मिलते हैं, क्या आपका कम्युनिकेशन इशू क्या है, वो तमाम प्रूफ आपको साथ अटैच करने होंगे टू प्रूव एज ए रिलेशनशिप। जो इंग्लिश का रिक्वायरमेंट है वो फैंसी के लिए नहीं है। जब यहाँ पे फैंसी वीज़ा के लिए यस उनके लिए इंग्लिश पास करनी होगी, लेकिन जो सबसे मेन कंडीशन है जब वो यहाँ पे आ जाएंगे विद इन 6 मंथ उनको यहाँ पे शादी रजिस्टर करवा के अपना डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करना होगा, क्योंकि उनका जो मकसद है वो सिर्फ टू कम इन द यूके टू बी शादी करने का एंड देन अप्लाइंग फॉर एज ए डिपेंडेंट वीज़ा। उसमें बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अकोमोडेशन है, रिलेशनशिप है, उनके पास इंग्लिश है, आपके पास इनकम है, ये तमाम चीज़ें आपको इस्टेब्लिश करना होगी। जो दूसरा सवाल था आपका कि अगर आप, शायद आपने थोड़ा सा ट्रिक कर लिया, मुझे उसकी प्रॉपर समझ नहीं लगी कि आपने सवाल जो मकसद था कि आपने विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है। जो लोग यहाँ पे अपने फैमिली को, अपने भाई, कज़न, पेरेंट्स, फैमिली या कोई अपने किसी रिलेटिव को या किसी भी दोस्त को अगर वो यहाँ पे स्पॉन्सर भेजना चाहते हैं यस वो भेज सकते हैं। 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 1 के जो बंदा एप्लीकेंट है वो यूके में आने का उसका जो एंटायर एंड सोल इंटेंशन है to come in the UK to stay for the short time to visit the UK and visit the friends and family and then उसकी full intention है कि वो इस कंट्री को छोड़ के वापस चल जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 जो उनको स्पॉन्सर कर रहा है वो इस पोजीशन में है कि वो उसको यहाँ पे मेंटेन कर सकता है, उसको अकोमोडेट कर सकता है। इसमें अकोमोडेशन के अगर आपके पास घर है, रेंट है, टेनेंट है, वो किसी भी सूरत में उसका सारा प्रूफ होना चाहिए। नंबर 3 जो बंदा आ रहा है उसकी क्या अपने होम कंट्री में कोई इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, फिजिकली क्या टाइज हैं या नहीं, क्या वो काम करता है, उसकी फैमिली है, बीवी बच्चे वहाँ पे हैं, कोई प्रॉपर्टी है। अगर वो यंग है, उसका कोई वहाँ पे फैमिली नहीं है, कुछ उसके पास नहीं है, तो होम ऑफिस को ये सस्पिशियस हो जाते हैं कि शायद ये वापस नहीं जाएगा, इसकी जॉब नहीं है, इसकी फैमिली नहीं है, बच्चे नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें, ये 2-3 चीज़ों को हमेशा मद्देनजर रखा जाता है। बेस्ट जब एप्लीकेशन करनी हो तो पर्टिकुलर क्या क्वेश्चन है फिर पूछेंगे तो आंसर हो जाएगा, लेकिन जनरल में ये 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने अप्लाई किया था अपनी वालदा के लिए 2010 में, तो उनकी 320 आई थी। तो अभी फिर हमने एक दफ़ा 2011 में किया, तो फिर उन्होंने 7B लगाया था, तो वो भी अपील दोनों दफ़ा की रिफ्यूज हुई। तो अभी हम लोगों ने अप्लाई किया दोबारा, तो उनको लिमिटेड राइट ऑफ अपील मिला। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हमें ह्यूमन राइट्स में उनकी अपील करनी चाहिए या GR अप्लाई करना चाहिए? अगर ह्यूमन राइट्स में करनी चाहिए तो हमें कौन सी चीज़ प्रूव करनी चाहिए कि जिस वजह से उनको आसानी हो जाए? तो क्योंकि उनके ग्रैंड चिल्ड्रन है इधर, जाहिर बात है बेटा है। क्या वीज़ा अप्लाई किया था? सेटलमेंट वीज़ा अप्लाई किया था, विजिटर किया था? नहीं सर, विजिटर। पहली बात तो ये है कि जब आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था 320 लगी थी, क्या आपने उसको क्लेम, उसको आपने चैलेंज किया या नहीं किया था? किया था सर, वो अपील में गए थे हम लोग, पर नहीं था हुआ, सक्सेसफुल नहीं था हुआ। इसका मतलब कि आपको खिलाफ जो उन्होंने एलिगेशन लगाया था आप उनको प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं कर सके, या आप ये साबित नहीं कर सके कि जो होमोस वाले हैं उन्होंने रॉन्गली आपके केस को कंसिडर किया, या जो वो फैक्ट है मुझे नहीं पता, क्योंकि 320 का मतलब ये है कि कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स या कोई ऐसी चीज़ें जो आपसे बिलोंग नहीं करती थी वो अपने साथ अटैच की, या ये कि कुछ चीज़ें ऐसा क्वेश्चन था जो कि ऐसी रिक्वायरमेंट थी जो आपसे पूछी गई थी, आपने उनको प्रॉपर्ली इन्फॉर्म नहीं किया था। अगर तो ऐसी सिचुएशन है, कोई मटेरियलिस्टिक आपने मिस्टेक की है, कोई जानबूझते की है, अगर आपने वहाँ पे गिव अप किया, सॉरी की,
अपोलोजाई की तो इज़ वन पार्ट। अगर आप ये कहते हैं कि बिल्कुल हमने कोई ऐसा मिस्टेक किया नहीं है, होम ऑफिस जानबूझ के लगा रहा है, अगर ये केस है तो बिल्कुल आपको इसको हाई कोर्ट में या अपर ट्राइब्यूनल में जीआर में जाके इसको चैलेंज करना चाहिए था। अब दोनों चीज़ों का डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज हैं, दोनों का डिफरेंट रिजल्ट आने के चांसेस हैं। जो सेकंड के आपने सेकंड टाइम अप्लाई किया, अब दोबारा फिर उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया, अब जीआर में जाओगे अगेन, अब फिर चेक कर लें कि क्या आपके ख़िलाफ़ जो एलिगेशन या जिस बात पे वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं आप उसको एड्रेस करने में प्रॉपरली कॉन्फिडेंट हैं, तो यस आपको जीआर में जाना चाहिए। लेकिन कोई ऐसी बात है समझते हैं कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हम कुछ साबित नहीं कर सकते, अब हम बहुत सारे एलिगेशन लगा रहे हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, तो फिर आपको बेस्ट होगा किसी सोल्यूशन से मिले, डिस्कस करें कि क्या पोजीशन है और क्या आपको करना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हाँ जी सर, मेरा एक सवाल है। मेरी ना कोर्ट में सितंबर में हेयरिंग थी, तो जैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मेरे डॉक्टर ने मुझे अलो नहीं किया था, तो उन्होंने मुझे 3 मंथ एक्सटेंडेड उन्होंने लीव दे दी थी कि वो फिर कोर्ट में वालों ने मेरी ना जो हेयरिंग डेट थी वो 3 मंथ उन्होंने एक्सटेंड कर दी थी। तो फिर वो अभी दिसंबर में है और मैं जैसे मेरे डॉक्टर ने अभी भी मुझे अलो नहीं कर रहे वो कि आप ट्रैवल करो। हाँ, हमने ह्यूमन राइट्स पे ही लगाया हुआ है। ओके, अगर डॉक्टर अलाउ नहीं कर रहा है, अगर डॉक्टर आपको अलाउ नहीं कर रहा है तो अगेन डॉक्टर से लेटर लें कि अभी आपका बेबी हुआ है, आप अभी मतलब स्टेबल नहीं हुई प्रॉपरली, आप इस पोजीशन में नहीं हैं कि जो वो सवाल पूछेंगे या आप वहाँ पे बैठ सकती हैं या वहाँ पे स्टे कर सकती हैं, या ये रीजंस हैं, तो आप एक प्रॉपर लेटर बना के उसका साथ डॉक्टर का लेटर साथ लगा के कोर्ट को भेज दें। कोर्ट नॉर्मली इस मैटर्स में काफ़ी लीनियंट होते हैं, यस वो एक्सेप्ट करते हैं कि अगर कोई जेन्युइन रीज़न है आपका, जैसे आपने बताया कि अभी रिसेंटली बेबी हुआ है और काफ़ी वीक है, आप नहीं जा सकती, तो इस मेडिकल पोजीशन को डॉक्टर की एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो साथ लगा के भेज दें, वो बिल्कुल कंसिडर करेंगे और आपका जो केस है वो हेयरिंग है उसको थोड़ा फॉर द सर्टन टाइम के लिए, फॉर सम टाइम के लिए उसको एक्सटेंड कर देंगे। लेकिन एंड ऑफ द डे आपकी हेयरिंग होगी, आपको विटनेस देना होगी जो भी आपका केस है, उसके बाद वो डिसीजन देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, टाइम का छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, बढ़ते हैं फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं पूछना चाह रहा था अपने वालिदैन के बारे में। मेरे वालिद साहब जो हैं ही 73, अम्मी जो हैं वो 63 हैं और वो यहाँ पे यूके विजिट पे आते जाते रहते हैं, 4-5 दफा आ जा चुके हैं। ठीक। तो मैं पूछना ये चाहता था कि मैं उनको परमानेंट यहाँ पे सेटल कर सकता हूँ? मैं उनका इकलौता बेटा हूँ और बाकी मेरी सारी सिस्टर्स हैं, तो उनकी भी सबकी शादियाँ हो चुकी है पाकिस्तान में। आपका स्टेटस क्या है भाई? हाँ जी, मैं ब्रिटिश नेशनल। ओके, बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपके पास राइट है बाय द लॉ। अगर आपके पेरेंट्स की एज दोनों की 65 से अबव है और आप यहाँ पे सेटल्ड हैं, आपके पास ब्रिटिश नेशनैलिटी है और आप इस पोजीशन में हैं कि आप उनको मेंटेन एंड अकोमोडेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन लॉ के मुताबिक अब उनको अपने होम कंट्री से वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा और इसके साथ साथ थोड़ी सी एडिशनल या थोड़ी सी उन्होंने जो इस केस में जो मैं रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ज़्यादा लगा दी हैं कि ये इस्टेब्लिश करना कि वो फिज़िकली और फाइनेंशियली टोटली एंड इंटायरली सोली वो आप पे डिपेंड करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त क्राइटेरिया है। आपके पास अकोमोडेशन है, आपके पास इनकम है, वन पार्ट। सेकंड, आप उनको पैसे भेज रहे हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक, लेकिन आप उनके पास अपने होम कंट्री में उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जो आजकल जो केस कंसिडर होंगे वो अगर कोई मेडिकली इस हद तक या इस पोजीशन में है, वीक है कि वो चल फिरना उनके लिए मुश्किल है, तो वो इस बात को कंसिडर हो रहा है। वरना अगर दोनों मियाँ बीवी यहाँ पे पाकिस्तान में हों और वो फिज़िकली वेल्दी हों, हमारी विश है वो बिल्कुल हेल्दी होने चाहिए, तो फिर उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। रिगार्डलेस कि उनकी एज 65 से अबव भी हो जाए, तो फिर भी होम ऑफिस वाले कहते हैं या बाय द जो नई गाइडेंस आई है उसके मुताबिक कि अगर वो इस पोजीशन में है कि वो खुद अपने आप को चल फिर सकते हैं, फिज़िकली आपको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल आप उनको फाइनेंशियली वहाँ भेजते रहें, सपोर्ट करते रहें। आप
डू अंडरस्टैंड कि आप इकलौते बेटे हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा क्राइटेरिया टफ है, लेकिन बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि आप इकलौते बेटे हैं, अच्छा प्लस पॉइंट होगा, आपके पास इनकम है प्लस पॉइंट होगा, अकोमोडेशन है यस, आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं बिल्कुल ठीक। अब उसके बाद डॉक्यूमेंट्स हैं, डिस्कस कर लेंगे सॉलिसिटर से, आपके पास राइट है, आप अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो सर, कैसे ठीक हो आप? जी अल्लाह का शुक्र। हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। ऐसा है कि 2006 में मैं और मेरे हस्बैंड यूरोप के थ्रू इधर इंग्लैंड में आए थे। ठीक। जैसे अनलीगल हैं हम, और हमारे जो बच्चे हैं दोनों वो यहाँ के बॉर्न हैं। बेटे की उम्र 6 ईयर एंड 2 मंथ है और बेटी 3.5 ईयर की है। दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। आप कब आए थे यहाँ पे? हाँ जी, आप कब आए थे यहाँ पे? हम जैसे यहाँ पे लेस्टर में हैं। नहीं, आप यूके में मैडम कब आए थे? हाँ, मैं 2006 में आई थी। ठीक ठीक। यानी दोनों हस्बैंड वाइफ हम यूरोप के थ्रू आए थे। और बच्चा यहाँ पैदा हुआ 6.5 साल का हो गया, राइट? हाँ जी, बच्चे दोनों मेरे यहाँ के बॉर्न हैं। 6 ईयर और 2 मंथ का बेटा है और 3.5 ईयर की बेटी है। और ऐसा हुआ है कि इमिग्रेशन हमारे लास्ट मंथ इमिग्रेशन घर पे आ गई थी किसी को ढूंढते हुए। ठीक। जिससे उनको पता चल गया कि हमारे पास पेपर नहीं है और हमारा जैसे उन्होंने हमें साइंस पे लगा लिया है। ठीक। और दूसरी बात ये है कि हमने अभी हमारा जो वकील है उन्होंने केस किया हुआ है ह्यूमन राइट्स का। ठीक। क्योंकि बेटा 7 साल का पूरा नहीं कहते, वो अभी हुआ है। ठीक। तो वो 14 तारीख को उन्होंने एप्लीकेशन डाली है, इसी महीने अक्टूबर में। ठीक। और उन्होंने अभी हमें इंटरव्यू पे बुलाया है, 4 मतलब की पूरी फैमिली को, 2 बच्चों को और मुझे और मेरे। अब आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि वो हमारा वकील बोलता है कि आपको इंटरव्यू पे नहीं जाना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन है। वो शायद मैं तो ये आपको एडवाइस नहीं करूँगा कि आपको नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल आपको जाना चाहिए। आपको 6 साल 4 माह हो गए या 2 माह, आपने बोला कि आपका बेटा यहाँ पैदा हुआ, उसकी 6.5 साल के अबाउट उसकी एज हो गई है। लॉ के मुताबिक अगर आप 7 साल यहाँ पे गुजार लें बच्चों के साथ, या बच्चा यहाँ पैदा हो 7 साल का हो जाए और आप यहाँ पे रहते हों, तो बिल्कुल आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। 2 के उसके साथ बाकी की रिक्वायरमेंट्स भी हैं, लेकिन जो मेन है वो 7 साल की रिक्वायरमेंट्स है। अब 6.5 साल हो गए, आपने ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन डाल ली, होम ऑफिस ने आपको इंटरव्यू कॉल किया, आपको बिल्कुल जाना चाहिए। एक्सप्लेन करें कि आपने यहाँ पे रहते हुए क्या इस्टेब्लिश किया, आपका यहाँ की सोसाइटी में आप क्या कंट्रीब्यूशन है, आपने वॉलंटरी यहाँ पे क्या काम किया, आपने यहाँ से अचीव क्या किया, सेम आप वापस क्यों नहीं जा सकते, ये सारी चीज़ें आपको उनको एक्सप्लेन करनी चाहिए। आप अपने कंट्री से आए हो, फिर यूरोप गए हो, यूरोप से वाया यहाँ पे आए हो, आपने एजेंट से यूज़ किया, जिसको भी यूज़ किया, और सारा जो पैसा स्पेंड किया, जो रीजंस हैं सारी आप उनको कंपेल करें, उनको बताएं, वो बिल्कुल कंसिडर करेंगे इस बात को। और ये इंटरव्यू पे ना जाना शायद आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मेरी आपको एडवाइस है कि बिल्कुल आपको अटेंड करना चाहिए और उसके बाद वो डिसीजन देंगे। अभी टाइम है, मेरे ख्याल में आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हों, जाके इंटरव्यू दें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास Tier 1 जर्नल था, जिसकी बेस पे मैंने इंडेफिनेट अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मेरे टाइम हो चुके थे इस कंट्री में। तो अब मेरी वो 2011 में आई थी Tier 1 जर्नल पे, और मैं एक्सटेंशन भी ले चुका हूँ उनको आए हुए, अब 3 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मैं अपनी वाइफ का, जो कि अब Tier 1 जर्नल जब लिया था वो एक्सपायर हो रहा है, क्योंकि मेरे पास तो इंडेफिनेट है, मैंने 10 इयर्स की कैटेगरी में ले लिया था, बजाय इसके कि मैं 5 इयर्स की कैटेगरी में लेता। तो मैं अपनी वाइफ का इंडेफिनेट अप्लाई करूंगा या किसी और कैटेगरी में अप्लाई करूंगा, उसकी मुद्दत क्या होगी अगर इंडेफिनेट के लिए अप्लाई नहीं करता? अब वो इस कंट्री में आई हुई, आपकी मिसेज को कितनी देर हो गई है? मिसेज को इस कंट्री में 2011 में आई थी। ओके, पहली बात तो ये है कि 2011 में आई है, वो डायरेक्टली किसी सूरत में भी इंडेफिनेट पे नहीं जा सकती। अगर आपने किसी और कैटेगरी से अप्लाई किया होता वो आपकी डिपेंडेंट जा सकती थी, क्योंकि आपने 10 साल पूरे करते हुए अप्लाई किया, और जो 10 साल के कैटेगरी में आते हैं, फिर आपकी मिसेस को अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं, तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो आपकी एज ए डिपेंडेंट एप्लीकेशन करें। उसको डिले ना करें, लेट करें का कोई फ़ायदा नहीं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम।
सबसे पहला स्टेप तो ये है। नंबर सेकंड स्टेप ये है कि अप्रैल से पहले ये था कि जो लोगों ने पॉइंट बेस्ड सिस्टम के डिपेंडेंट के तौर पे जो टाइम गुजार लिया, जो प्रोबिशन टाइम 2 साल का था, तो उनको कंसिडर करते हुए वो आपको नेक्स्ट डे भी इंडेफिनिट दे देते थे। लेकिन अब उन्होंने रूल्स थोड़े सख्त किए हैं। लेकिन अगेन आप इसको प्रोसीजरली स्टार्ट करें। सबसे पहले उसका FLRM अप्लाई करते हुए डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करें, और आपको कोई कंडीशन ये है कि आपने 5 साल पूरे करने हैं। देयर इज़ अ चांस कि अगर आप सेकंड डे जाके दोबारा उसकी सेम डे या बाय पोस्ट अप्लाई करें, अगर वो कंसिडर करते हैं वेल एंड गुड, क्योंकि आप 12 जुलाई 2012 से पहले आए थे। लेकिन क्योंकि नए रूल्स में वो आप जो भी टाइम आपने पॉइंट बेस्ड डिपेंडेंट के गुजारा होता है उसको कंसिडर नहीं करते। लेकिन फिर भी देयर इज़ अ चांस, सम केसेस में हमने देखा है कि जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आए हैं। मेरी आपको एडवाइस होगी कि सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो FLRM अप्लाई करें, उसके बाद सेकंड पार्ट की बात करते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। मुझे लगता है शायद आपकी आवाज़ नहीं आ रही। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ब्रिटिश हूँ और हमारी एक बेटी है 7 महीने की। उसकी वजह से मेरी वाइफ को डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन मिली है। ठीक। और जब हमने अप्लाई किया था FLRO तो उसके साथ कुछ पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम्स जाहिर की थी और एक FIR भी साथ लगाई थी। तो अगर वो पाकिस्तान जाए तो वापस आने में या एक्सटेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं, आपने क्योंकि जो दो आपका जो क्लेम था जिसपे आपने एप्लीकेशन की थी वो 2 रीज़न थी। नंबर 1 ये था कि आपने कहा कि उनके पास वीज़ा नहीं है लेकिन यहाँ पे बच्चा पैदा हो गया और जो बेबी है वो ब्रिटिश नेशनल है, इसलिए यहाँ पे कंसिडर करते हुए उसको वीज़ा दिया जाए। सेकंड ये था कि आपने कहा क्योंकि उसने वापस नहीं जा सकती कि वहाँ के कोई भी आपको कोई रीज़न थी, लेकिन अगर वो आपको वीज़ा मिल गया, हालात चेंज हो सकते हैं। अब इनको 2.5 साल के लिए मिली होगी और अपने 3 एक्सटेंशन लेनी है, 10 साल पूरी करते हुए आपको इंडेफिनिट मिलेगा, लेकिन आपको फ्रीली ट्रैवल करने की, काम करने की इजाज़त है, आपको प्रॉब्लम नहीं है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक है जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। सर मैंने अपने एक दोस्त के बारे में क्वेश्चन पूछना था, प्लीज इसका जरा तफसीलन जवाब दे देना सर। उसने शादी की थी EU के साथ, तो एनीवे उसका वीजा रिजेक्ट हो गया। उसके बाद अपील में था, अपील एक्सेप्ट हो गई और उसका वो डिसीजन भी आ गया कोर्ट को, तकरीबन 1 महीना हो गया। क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि अभी इसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, या क्योंकि उसका पासपोर्ट तो माफी के पास है वैसे, तो या इसका कब तक वीजा लग के आएगा या नेक्स्ट क्या प्रोसीजर होगा? आपने क्या कि अपील की थी, अपील अलाउ होगी, तो अब क्या होगा? अपील जो है वो एक्सेप्ट हो गई उन्होंने। ठीक है, एप्लीकेशन की रिफ्यूज हो गई, आप कोर्ट में गए, अपील आपकी फेवर में अलाउ हो गई। अब क्या होगा कि नॉर्मली 2 से 3 माह के अंदर अंदर होम ऑफिस वाले आपको लेटर लिखेंगे कि आप अपने पासपोर्ट या फोटोग्राफ्स हमें भेजें ताकि हम आपको वीज़ा इंडोर्स कर सकें। अगर आपका पासपोर्ट बाकी के डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी उनके पास हैं तो होपफुली अराउंड 3 मंथ्स में या 4 मंथ में वो आपको भेज देंगे कि आपको वीज़ा लग जाएगा। लेकिन सम केसेस में डिले भी हो जाता है, अगर 4 से 6 माह लग जाते हैं तो आपके पास राइट है 3 माह के बाद अगर आपको नहीं कुछ मिलता तो आप उनको जो अपील आपकी फेवर में अलाउ हुई है उसकी कॉपी और साथ एक लेटर बना के जिस केस वर्कर ने आप केस रिफ्यूज़ किया था उस एड्रेस पे आप उनको भेज दें सेम डिपार्टमेंट में कि देखें आपके ने हमारे केस को रिफ्यूज़ किया था, अपील अलाउ हो गई है, ये अपील की कॉपी है, तो प्लीज़ कुड यू इंडोर्स अ वीज़ा ऑन अ पासपोर्ट। होपफुली वो इसको इंडोर्स कर देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी हेलो। जी फरमाइए। जी मैं स्टूडेंट हूँ और मेरी इस साल शादी हुई है। मेरी वाइफ ब्रिटिश है। अप्रैल में मेरी शादी हुई थी और मेरी वाइफ ने जून में जॉब स्टार्ट की है जो 20,000 से अबव है सैलरी साल की। और मसला ये है कि मेरा पिछले अक्टूबर में दिस लास्ट मंथ सितंबर में कॉलेज जो है ना बंद हो गया। ठीक। और मुझे कोई उनका 60 डेज का लेटर नहीं आया। और मेरी वाइफ की जो पेइंग स्लिप है ना वो दिस दिसंबर में 6 मंथ की हो जाएंगी। ठीक। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास इंग्लिश कोर्स भी है B2 E-SOL, बाकी सब चीजें निकाह भी है, वो सब चीजें कंप्लीट है। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए?
ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया, क्योंकि आपके जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके पास दिसंबर में पूरी हो रही हैं। आपके पास वीज़ा है भी इसके वक्त आपके पास कि नहीं? मतलब शायद आपने कॉल बंद कर दी। एक्सपायर्ड होना है, पर मेरा कॉलेज जो है वो बंद हो चुका है। नहीं, वीज़ा आपके पास है या नहीं, सवाल ये है मेरा। वीज़ा है। ठीक, बिल्कुल आपके पास दिसंबर तक टाइम है। अगर आपको होम ऑफिस की तरफ से एक कर्टेलमेंट लेटर नहीं आता, जो सम टाइम नहीं भी आता, तो बिल्कुल आपके पास राइट है दिसंबर में 6 माह की ये पे स्लिप पूरी करते हुए बैंक स्टेटमेंट एज ए प्रूफ ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम और आपका सोर्स ऑफ रिलेशनशिप, मैरिज सर्टिफिकेट, बाकी तमाम चीज़ें लगा के आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन लेट से कि अगर आपको लेटर आज या कल भी आ जाता है तो तब भी आपको 60 डेज़ का टाइम मिलेगा। और आज 15 अक्टूबर है और 15 दिसंबर तक का टाइम होगा। आप उसके मुताबिक देख लें, अगर आपके तमाम कागज पूरे हो जाए तो ठीक। लेकिन अगर आपको लेटर एनी टाइम फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर आता है तो ऑटोमेटिकली आपके पास 2 महीने होंगे और उस लेटर पे क्लियरली मेंशन होता है कि यू हैव अ राइट टू मेक एनी एप्लीकेशन इन एनी कैटेगरी विद इन 60 डेज़। तो बेशक आप अपने स्टूडेंट को कैरी ऑन कर सकते हो या आप अपनी डिपेंडेंट का केस डाल सकते हो, तो इसलिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा वेट कर लें, या अगर कुछ लेटर ना आए तो मिडल ऑफ द नवंबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर आपको कॉल कर सकते हैं, उनको लेटर लिख सकते हैं कि देखें जी मेरा कॉलेज बंद हो गया, मुझे अभी तक 60 डोज का नोटिस नहीं आया और जब तक मुझे नोटिस नहीं आएगा मैं उस वक्त तक नया कैश लेटर नए कॉलेज में नहीं ले सकता। ये दिस इज़ वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब तक आपके पास नोट्स नहीं होता कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी वाले आपको कैश लेटर इशू नहीं करते। कॉलेज बंद हो गया, आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन जब तक लेटर नहीं होगा हाउ यू कैन गेट द योर कैश लेटर। तो जब आप उनको मिडल ऑफ नवंबर लिखेंगे, अगर एंड ऑफ नवंबर भी आपको कर्टेलमेंट लेटर देते हैं तो 2 माह का होगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास राइट होगा, सो यू कैन मेक अ फ्रेश एप्लीकेशन। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, सत श्री अकाल भाजी। जी सत श्री अकाल जी। ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਵੇਸ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕੇਸ। ਠੀਕ। ਬਟ ਉਹ 18600 ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੇਸ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕੇਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਲੈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੁਣ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਵੈਸੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਠੀਕ 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 ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੋਲਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸੋਲਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਬਟ ਸੋਲਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲੈਟਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਜੀ ਸੋਲਿਸਟਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ੈਫੀਲਡ ਤੋਂ ਕੇਸ ਸਾਡਾ ਰੈਫਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਫੀਲਡ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜੇ ਆ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀਆਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਇਹਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ ਸ਼ੈਫੀਲਡ ਜਾਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਕੋਲ ਬਾਏ ਖੁਦ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਮ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭੇਜ ਦੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਡਰਾਫਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਏ ਪੋਸਟ ਜਾ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈਟਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਆਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 3 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਟਰਸ ਹੈਗੇ ਤਮਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ कॉल ਦਾ शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। गुल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। गुल साहब पहले मेरी रिक्वेस्ट है, मैं फोन पर बात कर रहा हूँ, मैं टैली नहीं देख रहा, प्लीज मेरी कॉल को डिस्कनेक्ट न करना। ठीक है, प्लीज कंट्रोल रूम से इनका कॉल ना करना। जी फरमाइए।
थे। मैंने पूछना था, मैंने अपना केस अप्लाई किया था, मैं इधर ओवरस्टे था, 2 साल के वीजे पर आया था। मेरी डॉटर इधर हुई थी ब्रिटिश, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा हूँ, मैंने शादी नहीं की। मैंने अप्लाई किया था मई में, मेरे बायोमेट्रिक्स हो गए थे एंड ऑफ मई में, है ना। तो अभी तक उनका कोई आंसर नहीं आया। क्या कितना टाइम लगेगा डिसीजन आने में? आप क्या कैसे आए थे जहाँ पे? सॉरी, आप कैसे आए थे? सॉरी, आप यहाँ पे क्या कैसे आए थे यूके में? मैं वर्किंग हॉलीडे पर आया था 2006 में, मैं ओवरस्टे था इधर। और आपकी जो वाइफ है वो ब्रिटिश है, बच्चा पैदा हुआ वो भी ब्रिटिश है? आप अपने मेरी वाइफ ही मेरी गर्लफ्रेंड है, मैंने अभी शादी नहीं की। मेरी वाइफ का डिवोर्स अभी क्लियर नहीं हुआ था। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो उसका बेटा मेरी डॉटर ब्रिटिश है। ओके, आपकी इस रिलेशनशिप से डॉटर भी है, ठीक है। आपने अगर ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन बेस पे एफपी पे, जो अगर आपकी वाइफ या आपके बच्चे ब्रिटिश हों, इसमें आजकल एफपी फॉर्म यूज़ होता है, अगर आपने उस फॉर्म के तहत अप्लाई किया है तो उसमें तकरीबन 4 से 6 माह लग रहे हैं। जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम की एप्लीकेशन है उनमें 3 से 4 माह या 5 माह, लेकिन नॉर्मली जो ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन है वो 7 साल की बेस पे, बच्चों की बेस पे हो या फैमिली या ह्यूमन राइट्स, तो ये सारे इस तरह की जो एप्लीकेशन में नॉर्मली 6 मंथ लगते हैं। अगर आपने अप्लाई किया, फिंगरप्रिंट हो गया और 6 माह नहीं हुए तो वेट कर लें, लेकिन अगर 6 माह हो गए तो आप उनको चेज़ कर सकते हैं बाय सोलिसिटर, बाय योरसेल्फ, उनको फ़ोन करें, कॉल करें, ईमेल करें। लेकिन अगर 6 माह से ज़्यादा हो जाए फिर भी कोई बात ना आए तो फिर लास्ट ऑप्शन कि आप लोकल अपने एमपी के पास चले जाएं, उनसे बोलें कि मेरा केस है, कोई स्पीड अप करवा दें, तो वो एक लेटर लिख देंगे, उससे थोड़ा सा उसमें स्पीडी हो जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो हेलो जी मैडम फरमाइए। या हेलो सर, मैं है ना, मेरे पास एक दो सवाल है। मैं 2005 में आई थी स्टूडेंट वीजा पे। मैडम आपकी आवाज का हमारी से ऊंची बोले प्लीज। मैं है ना 2005 में आई थी स्टूडेंट वीजा पे। तो फिर मेरे अभी तक मैं लीगली हूँ। मैं फिर मेरे यहाँ पे 2 बच्चे हुए। वो मेरी बड़ी बेटी है, वो अभी 6 एंड 2 मंथ की है, 6 years and 2 months की। और मेरी छोटी एक बेटी है, वो 3 years की है। वो दोनों यहाँ पे स्कूल में जाते हैं। तो फिर मेरा लास्ट वो कॉलेज था, वो लिस्ट ऑफ आउट हो गया था। फिर मगर वीजा तो मेरे पास अभी अक्टूबर तक था वो। तो मतलब मैं लीगली हूँ और हमारे पास वो एक सोलिसिटर भी है और हमने 2 साल पहले हमारी ह्यूमन राइट्स पे फाइल रखी थी। तो अभी हमारा वो 2 बार रिजेक्ट किया। वो लोग ने बोला आपकी बेटी 7 years की नहीं हुई। तो फिर वो लोग ने हमको अपील की राइट्स दी थी। तो फिर हमारा अभी 2 वीक पहले हियरिंग था, तो हम हियरिंग में गए थे। तो हमारा वो टाइम डिले हो गया, तो जज ने हमको दूसरी डेट दी, वो 25 फरवरी की। तो वही दिन मेरे 10 years फिनिश हो रहे हैं। तो अभी हमारे सोलिसिटर बोल रहे हैं कि अभी आपको अभी आगे उसके आगे फाइल नहीं रखनी, वो इंडेफिनिट के लिए। जो दिन हम वहाँ पे जाएंगे तो वो दिन वो हम वहाँ पे जज को बोलेंगे कि वो ही बताएंगे। सवाल क्या है, मुझे समझ नहीं लगी थोड़ी सी। ओके मैडम, मेरा ख्याल है कि आपका क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है। अगर आपने अप्लाई किया, रिफ्यूज़ हो गया, कोर्ट में गए, हियरिंग हुई, एक्सटेंड हो गई, अभी अर्जन हो गई, फरवरी में हियरिंग है, तो मेरे ख्याल में जो आपका सोलिसिटर है वो आपके मटीरियल को या डॉक्यूमेंट्स को बेहतर जानता है। आप उसकी जो एडवाइस है उसको फॉलो करें। नॉर्मली होता ये है कि अगर आप अंडर द इमिग्रेशन रूल्स 10 साल पूरे कर लें तो बिल्कुल आप क्वालिफाइड करते हैं कि आपको यहाँ पे वीज़ा दिया जाए। लेकिन अगर कोई आपके इमिग्रेशन रूल के साथ साथ आप अगर ह्यूमन राइट्स में चले जाएं, FLRO में चले जाएं या बाकी और चीज़ों में, तो फिर वो 10 साल वाले रूट में का अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं ब्रेक आ गया। लेकिन अगेन क्योंकि अब आपको कोई सोल्यूशन से डील कर रहे हैं और आपका केस कोर्ट में है, मैटर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो अच्छा होगा कि जो आपके सोल्यूशन आपको एडवाइस कर रहे हैं उनकी एडवाइस को फॉलो करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, हमारा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अगर किसी की हम कॉल नहीं ले सके तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। लेकिन मेरा और आपका साथ यहाँ तक, जिन्होंने हमें कॉल किया सराहा, उनका शुक्रिया। बाकी जैसे आप ईमेल करें, कोशिश करूँगा कि आपको आपकी हेल्प कर सकूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।